पेपर का अगला हिस्सा जिसमें हम लोग 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। बेस्ट इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट इंडेक्स क्या होगा जिससे लोगों को पता चल सके कि उनकी रियल इनकम क्या है, वो उसका बेस्ट इंडेक्स होगा। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया है, तो कुछ बातें मुझे और बतानी है इसमें। पहली चीज़ ये है कि जब कभी भी रियल की बात की जाएगी ना, कभी इकनॉमी में बहुत बार ये शब्द आपको मिलेगा अलग अलग जगह पे कि रियल इनकम क्या होती है, रियल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जब कभी भी रियल लगेगा तो उसको आप हमेशा एडजस्ट करके देखेंगे इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ, कि अगर महंगाई नहीं होती इतनी ज़्यादा तब इनकम क्या होती, तो वो चीज़ होती है रियल। और एक और शब्द आपको मिलेगा कि नेट मतलब कि पूछा जाएगा कि नेट इनकम क्या है ऐसे करके। तो जब कभी भी नेट की बात होगी तो हमेशा याद रखना कि उसमें से डिप्रिसिएशन हमेशा कम कर दिया जाता है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन इस दौरान में मशीन खर्च होती है। मतलब उसकी जो देखो वियर एंड टियर एक चीज़ होती है कि मतलब मशीन चल रही तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ उसका पहिया घिसेगा, ऐसे करके वो जो चीज़ खर्च हो रही है ना उसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। तो जब कभी नेट की बात होगी तो उसमें से हमेशा डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है, और जब कभी रियल की बात होती है तो उसमें हमेशा इन्फ्लेशन को जो है एडजस्ट कर लिया जाता है। तो वो चीज़ होती है रियल इनकम। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 52 नंबर पे क्या हो रहा, द सेकेंड फेज़ ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन का, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे तो आप याद नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत मुश्किल है याद रखना। तो जितना कर सकते हो उतना करो। SBM मिशन जो था 2000 स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था पहला पार्ट, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो कब लॉन्च हुआ था, तो इसका जो दूसरा पार्ट है तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बना के रखी हुई है कुछ चीज़ों की, तो आप देख सकते हो उसको, शायद आपकी मदद हो जाए उसमें। कि जैसे स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो था 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर पोषण अभियान जो मिशन था, ठीक है। तो हमसे कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो पोषण अभियान जो मिशन है वो झुंझुनू राजस्थान से 2018 में लॉन्च किया गया था। अगला सौभाग्य योजना कब लॉन्च हुई थी, सितंबर 25 2017 में लॉन्च हुई थी। फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था। PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछते हैं कभी कभी। तो ये जो है जन आरोग्य योजना 2018 रांची से लॉन्च हुई थी। PM जय के संबंध में एक चीज़ और याद रखिए आप लोग कि एक चीज़ मिलेगी सुनने में आपको, गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड वो होता है कि 5 लाख का आप लोगों को, हम सबको जिसका PM जय का कार्ड बना रहेगा, 5 लाख का उसको वो रहता है कि हॉस्पिटल में जा कर के 5 लाख का जो है अपना इलाज करवा सकते हैं फ्री में, ठीक है। फिर PM FBM फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च हुई थी, ये इंपॉर्टेंट योजना है। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अब इसमें याद रखना ये है कि जो अर्बन वाली योजना थी, अर्बन मतलब होता है शहरी, और तो अर्बन वाली योजना जो थी वो पहले लॉन्च हुई थी, और ग्रामीण वाली योजना जो है वो बाद में लॉन्च हुई थी, ये हमेशा याद रखना। तो PMAYU लॉन्च हुई थी 2015 में, और ग्रामीण वाली लॉन्च हुई थी 2016 में। PM उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च हुई थी बलिया से। फिर स्टैंड अप इंडिया 2016 में लॉन्च हुई थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान इनिशिएटिव, ये भी क्या हुआ था इसमें, बिहार। अच्छा, ये तो इसी पेपर में पूछा हुआ है, इसी पेपर में कहीं पे पूछा हुआ है, ठीक है, या तो कहीं तो पूछा हुआ है वाला कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से लॉन्च हुआ, तो ये जो है खगड़िया विलेज से लॉन्च हुआ 2020 में, ठीक है। PM जय जो हम लोग बता चुके हैं रांची से लॉन्च हुआ था। फिर PM किसान जो है 2019 गोरखपुर से लॉन्च हुआ था। PM किसान बहुत एक इम्पॉर्टेंट योजना है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। फिर SBM जो थी उसका जो फर्स्ट फेज़ था स्वच्छ भारत मिशन का, वो 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ था, और जिसका सेकंड फेज़ है ना 2 अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ था। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना स्वच्छ भारत मिशन का, उसका आंसर यही है कि SBM वाली जो सेकंड फेज़ है 2 अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच टाइम। तो देखो इसमें 2019 तो मिल नहीं रहा था, इस वजह से शायद मैंने इसमें टिक नहीं किया है, लेकिन हमेशा याद रखो कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 शुरू हुआ था, तो 2019 में शुरू होना चाहिए था उसका पार्ट 2।
लेकिन सब आंसर 2020 में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2020 21। अच्छा हाँ, और एक बात, जो सत्र होता है ना उसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे साल तो 2019 है, लेकिन सत्र लिखा जाएगा 2020, समझे ना। तो अब इसको हम 5 साल इसमें जोड़ दो, इसमें 20 4 24 25, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, 52 नंबर का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसके बारे में पूछा है कौन सी बात गलत है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, देखो जब प्लानिंग कमीशन बनाई हुई थी ना, तो प्लानिंग कमीशन का काम होता था प्लान करना, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो काउंसिल थी जो कि एक्शन लेती थी, लाइक डिसाइड करती थी कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे, हम लोग वो काम करेंगे। प्रोजेक्ट्स जो होते तो वो कौन डिसाइड करता था, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल डिसाइड करती थी। तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट रिलेटेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करती थी। ठीक है ना। फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब जो है बनी थी, 6 अगस्त 1952 में। देखो हम लोगों ने इसके बारे में बात करी। अब इससे पहले हम लोगों ने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन था एक्सटेंशन सर्विस कब लॉन्च हुई थी, तो 1953 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और हम लोग उसमें मैंने ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन काउंसिल कब बनी थी, 1961 में बनी थी। ठीक है, तो हम लोग को 3 डेट्स याद रखनी चाहिए फिलहाल के लिए ना, जब तक मैं आगे नहीं कुछ बता रहा हूँ। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी, 1952। फिर एक्सटेंशन सर्विस कब बनी, 1953। फिर इंटीग्रेशन काउंसिल कब बनी, इंटीग्रेशन काउंसिल बनी तुम्हारी 61 में। ओके, फिर उसी प्रकार जोनल काउंसिल कब बनी, जोनल काउंसिल 1956 में बनी। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल कब बनी, 1971 में बनी। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, अगर याद रख सकते हो तो बहुत ज़रूर सही है, नहीं याद रख सकते हो तो इनकी एक लिस्ट बना लो और उसको फिर वैसे याद करो, है ना। फिर अगला इसमें क्या है, ठीक है, सरकारिया कमीशन, रंगराजन कमीशन, ठीक है, इसमें मैच करना, तो ये तो इजी होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाता है, क्योंकि इसमें एक भी आपको पता होगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सरकारिया कमीशन रिलेटेड था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से, तो ए का 3 से मैच कर दें तो काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव इन असेंडिंग ऑर्डर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब देखो इसने पूछा है कि राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट का पूछा है। ठीक है ना, ऐसे देखेंगे ना तो अपन को लगेगा बड़ा कठिन है। ठीक है, कठिन तो है ही है, अगर नहीं पता है तो कठिन, जाहिर सी बात है। तो हमें स्मॉल से लार्ज की ओर जाना है कि सबसे छोटे सबसे बड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो कुछ कॉमन चीज़ें हमें उन्हें रट लेना चाहिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा धान कहाँ प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा मिर्च कहाँ प्रोड्यूस होता है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग रट लेना चाहिए। जैसे ग्राउंड नट कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ग्राउंड नट गुजरात में हो गया, और मिर्च आंध्र प्रदेश में हो गया, और जो राइस हो गई वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर देखो वेस्ट बंगाल सबसे देखते हैं हम लोग, तो आंसर 4 में है, वेस्ट बंगाल लास्ट में दिया हुआ है, तो अपन इसी को मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे अपन इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा हुआ है, द रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेट कर लेंगे पहले। फाइनेंस कमीशन इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ध्यान रखना फाइनेंस कमीशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट जो है 5 साल के बाद बनाता है फिर से, या उससे पहले ही बना सकता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, जब पहला गलत हो गया तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज सेटअप इन 1950, तो ये भी गलत है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1950 में नहीं बना था। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि 1950 में फाइनेंस कमीशन नहीं बना था? देखो फाइनेंस कमीशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमको पैसे बांटने होते हैं तब पड़ती है ना। तो 1950 के समय में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ था, 1952 में सबसे पहली लोकसभा इलेक्शन हुई थी। तो जब इलेक्शन होगा उसके बाद जो है पैसा बांटने वाला काम शुरू होता है, जब सरकार बन जाती है। तो 1950 वाला तुम ऐसे गलत कर सकते हो, तो चौथा गलत हो गया, ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा ऐसे करके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स। अच्छा, ये वाला जो था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस रिवीजन का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पेपर का एक उनमें से एक ही है, क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं बाकी और पेपर में भी। बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स जो है इसमें क्या है, अच्छा तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं पहले। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, द BNI हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट्स फॉर 2018 ओनली। तो जैसे ऑप्शन 2 है ओनली लगा हुआ है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स जो है वो 2018 के लिए क्यों बनेगा भैया, वो तो बनेगा पूरे के लिए। तो 2 कट गया तो ऑप्शन हम लोग के पास कौन कौन बचा, 1 3 और 1 4 बचा। अब देखो BNI इज़ बेस्ड ऑन 26 इंडिकेटर्स एंड BNI इज कंसिस्ट ऑफ 6 डायमेंशंस। अब ये वाला अगर आप नहीं पता तो पक्का गलत हो जाएगा यार, सही बता रहे हैं तो जो है इसमें 4 जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, 6 डायमेंशन नहीं है इसमें जो है 5 डायमेंशंस हैं। तो देखो एक दिन मैंने कभी नोट्स बनाया था, तो उसमें से मैंने देखो इसमें पोस्ट किया अपना, क्या लिखा हुआ है मैंने, द बेयर नेसेसिटीज़ सच एज वाटर, एक सेकेंड, हाँ,
वाटर, सैनिटेशन, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल। तो इसमें 5 डायमेंशन दिया हुआ है, 26 इंडिकेटर दिया हुआ है, और ये जो बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स है ना वो 69th टू 76 राउंड ऑफ एनएसओ डाटा यूज़ किया है। इसको मतलब इतने सालों का जो डेटा है उसको यूज़ करके बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? नीति आयोग ने डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन 4 है उसमें 6 डायमेंशन नहीं, उसमें 5 डायमेंशन है। आगे बढ़ते हैं तो 58 नंबर में विच टाइप ऑफ बैंक्स इज़ प्रपोज टू बी इस्टेब्लिश फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन बिहार। ये पूरा बिहार स्पेसिफिक है, ठीक है ना। कोशिश करी थी मैंने ढूंढने की, मुझे बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कृषि विकास बैंक होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि कृषि विज्ञान बैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च की बात नहीं कर रहा है। कृषि यंत्र बैंक थोड़ा सा ऐसा लग रहा बनावटी है। कृषि उत्थान बैंक तो ये मुमकिन है ना। लेकिन कृषि विकास बैंक इसलिए किया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जब स्कीम आती है ना तो उसमें लोग विकास शब्द इस्तेमाल करते हैं, उत्थान वाला करते हैं, लेकिन लाइक नहीं मिलता। मतलब अगर मेरा मन करेगा तो मैं सी मारूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ बिहार 2019 मुझे नहीं पता था, है ना, लेकिन तुम लोग जिसने किया है तो वही कर लो। इसका आंसर 0.574 है 2019 के लिए। अच्छा, हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेकर कौन आता है? यूएनडीपी लेकर आता है। इंडिया की रैंक 2022 में 131 थी और स्कोर था हमारा 0.647। एक स्कोर याद रख लो एक बार, कि जैसे 2020-22 का तो तुमने याद कर लिया 0.647, तो एक बार याद हो जाएगा ना तो हम लोग आइडिया बना रहेगा, क्योंकि ऑप्शन जब आएंगे पेपर में तो हम लोग क्या करेंगे 0.647 ऐसे करके 64-7, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कहाँ पे हम लोग लाई करते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट इन बिहार ड्यूरिंग 2021-2022, ये भी मुझे नहीं आता था, तो मैंने चेक किया इसको कहीं से, तो 22,511 करोड़ इसका सही आंसर है, 60 का ए। आगे बढ़ते हैं। अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट्स विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 2021-22। तो इसका मेरे को कहीं से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक है। आप ढूंढ सकते हैं इसका, जो लोग बिहार स्पेशल के लिए स्पेशल बुक रेफ़र किए होंगे वो शायद वो कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 62 अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन हाउ मच शेयर विल बिहार रिसीव इन डिविजिबल पूल। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें देखो यार, उसने किसी ने तो मारा है 4.12, है ना, लेकिन मैंने इसमें से नन ऑफ द अबव इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैंने इसका चेक किया तो जो कि देखो बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन लोगों को ज़्यादा जीडीपी का हिस्सा, मतलब जब डिवोल्यूशन होता है, जब पैसा भेजा जाता है सेंटर से, तो यूपी बिहार को ज़्यादा मिलता है पैसा, है ना, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और तमाम सारे जो भी पैरामीटर हैं उनके हिसाब से। तो मैंने चेक वेक किया तो 4.12 तो बहुत कम लग रहा, तो मैंने एक डेटा निकाला था कहीं से, तो इसमें दिखाया हुआ था कि बिहार इट रिसीव्ड 11%, 10.9%, 9.6% शेयर इन 12, 13, 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो फिर मैंने ये भी चेक किया था कि 15 फाइनेंस कमीशन में कितना किया, तो पीआरएस की एक रिपोर्ट थी, ठीक है। पीआरएस मतलब पीआरएस एक अच्छी सी संस्था है जो कि एनालाइज करती है, तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 10.058 दिखा रहा था, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर ई निकल रहा था। आगे बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अच्छा, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। लाइक देखो, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में डिफरेंस ये है कि उसमें तुमसे पूछेगा फाइनेंस कमीशन के बारे में, लेकिन पीसीएस में तुमसे पूछेगा फाइनेंस कमीशन के मेंबर क्या है, इस टाइप की चीज़ें पूछ सकता है। पूछ देगा पहला मेंबर कौन था, दूसरा कौन था, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यूपीएससी पूछेगा तो फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछेगा। तो इसका आंसर क्या है? अशोक कुमार लहिती इसके मेंबर हैं, रमेश चंद मेंबर हैं, अजय नारायण इसके मेंबर हैं, सुदीप्तो मुंडले इसके मेंबर नहीं है। बाकी लिस्ट मैंने ऊपर दे रखी है। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है कि रीसेंट यूनियन बजट एफएम हैज़ इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। तो इसका आंसर 74% है, बिल्कुल सही, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 एज पर द यूनियन बजट 2021 द फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच % ऑफ द जीडीपी इन 2021-2022। बोल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, तो इसका आंसर जो है 6.8% है। रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट जो होगा, देखो पिछले एक बात क्या होती है, जब हम बजट लेकर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले से अपने हिसाब से अंदाज़ा बना देते हैं कि इतना हमारा डेफिसिट बनेगा। तो ठीक, अंदाज़ा हमने बना दिया 6.8%, लेकिन जब साल बीत जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, एक रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट यानी रिवाइज्ड नंबर लेकर आते हैं। रिवाइज्ड क्यों लाते हैं? रिवाइज्ड इसलिए लाते हैं कि हमने शुरुआत में कितना बोला था कि कितना जाएगा और हकीकत में कितना गया, तो जो हकीकत में जाता है उसको हम लोग रिवाइज्ड बोलते हैं। तो रिवाइज्ड गया था 6.9%, बाकी इसमें आंसर 6.8 ही होगा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड, अब देखो 2022 और 2023 का
एस्टीमेट किया गया, याद रखना, शुरुआत में जब बता दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एस्टीमेट किया गया। तो 6.4% जीडीपी का 2022-2023 में बताया गया है। हाँ, जब साल बीत जाएगा तो कुछ और बताएगा आके कि ये रिवाइज इतना है, ठीक है, तो उसका अपन बाद में देखते हैं उसको। हु इस्टेब्लिश इंडियन एसोसिएशन इन 1876, तो इसका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इस इंडियन एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी तो उन्होंने ये मांग करी थी कि उनकी बहुत सारी मांगें थी, उनमें से एक मांग ये थी कि जो सिविल सर्विस है, आईसीएस वाली पोस्ट है, तो उसमें एज जो है उसकी बढ़ानी चाहिए, है ना। तो उसमें अब देखो ये जो एज वाला है ना, जब आप कभी भी स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे तो 4 से डेटा दिया हुआ है एज का, तो वो जल्दी से अपन को याद नहीं होता है ना। तो मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी 3-4 बार पढ़ा है तो मुझे नहीं याद हो पाया, देखते हैं कितना याद हुआ। तो 1859 में 23 साल एज थी, ठीक है। 1860 में 22 साल कर दी गई। फिर 1866 में, यानी कि उसके 6 साल बाद 21 साल कर दी गई। ओके, अब 66 में पहुंच गए। 1878 में 19 साल कर दी गई। समझ रहे हैं आप? अब मेरे को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को याद हो गया एज वाला सिस्टम, बहुत बार पढ़ा मैंने इसको, ठीक है। तो अब मेरे को समझ में आएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे रिलेटेड है, इंडियन एसोसिएशन से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी ना इन्होंने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की भी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, याद रखना, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, उसकी भी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है। कब करी थी मैं ये भी बता देता हूँ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एस एन बनर्जी 1923 के अराउंड करी थी, मतलब चेक कर सकते हैं आप लोग, अगर शायद गलत हो सकता है, लेकिन इन्होंने करी है उसकी स्थापना। आगे बढ़ते हैं। 67 में क्या है कि ऑनरेफिक नेताजी का टाइटल कब इनको मिला गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो मैं इसमें एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ नेताजी के बारे में। नेताजी क्या हुए कि उनका देखो हरिपुरा सेशन, याद रखना, हरिपुरा सेशन 1938। अब हरिपुरा कहाँ पे ये भी बता दे रहा हूँ, हरिपुरा जो है गुजरात में है। 1938 में सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब 1939 में क्या हुआ कि ये फिर से चुनाव लड़े और उस टाइम गांधी जी ने पट्टाभी सित्तर मैया को उतारा था, वो हार गए थे और ये जीत गए थे, ठीक है। त्रिपुरी सेशन जो था मध्य प्रदेश में हुआ था, वो ये जीत गए थे, लेकिन इन्होंने देखा कि कांग्रेस में कुछ मैटर चल रहा है ना, तो इसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। रिज़ाइन करके क्या किया, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद एंटी कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्रेंस, इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी किसान सभा के साथ मिल करके। थोड़ा सा और टाइम बीता, फिर इन्होंने क्या किया, एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने इनको ना अंग्रेज़ सरकार ने धर लिया। अंग्रेज़ सरकार ने धर लिया तो किसी तरीके से 1941 में भाग निकले यहाँ से, पेशावर पहुँचे भाग के। पेशावर जब पहुँचे तो इन्होंने अपना नाम ज़ियाउद्दीन ऐसे करके कुछ रखा उन्होंने, है ना, ज़ियाउद्दीन ऐसे करके। हाँ, तो ये अभी तक कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन शायद पूछ लिया जाए कि जब नेताजी मूव किए थे तो उन्होंने कौन कौन सा नाम रखा था अपना। तो ज़ियाउद्दीन रखा जब वे पेशावर पहुँचे। पेशावर पहुँचने के बाद फिर क्या किए, रशिया के पास गए, लेकिन रशिया से इनको कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद जर्मनी गए। जब जर्मनी गए तो इन्होंने अपना नाम रखा था ऑरलैंडो मज़ोटो, ठीक है। जर्मनी से मदद मांगी। जर्मनी में ही सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने मुक्ति सेना की स्थापना करी थी, ठीक है। मुक्ति सेना किससे बनी थी, प्रिजनर्स ऑफ वार से बनी थी। तो वहीं पर जब ये जर्मनी में थे तो हम लोग फेलो इंडियंस जो थे, हमारे यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने मिल करके इन लोगों को, इनको नेताजी जो है सबसे पहली बार वहीं पर बुलाया। अच्छा, और क्या रह गया, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ बातें बता देता हूँ। सिंगापुर में जब थे तब इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, याद रखना। सिंगापुर में जब थे तब दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी। इनको महात्मा गांधी ने पैरट्स अमंग प्रिंस ऐसे करके एक टाइटल दिया था, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, हु इज़ रिलेटेड टू चित्तगांग आर्मरी रेड, तो सूर्य सेन रिलेटेड है उससे। आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन, आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है, ओके। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट। अच्छा देखो, अब हम लोग को ये पता करना है कि कौन सा इवेंट पहला हुआ, ठीक है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 में पारित हुआ। अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स जो था 22 मार्च 1942 में हुआ। देखो, जब क्रिप्स की टॉक्स फेल हो गई थी, उसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था इन लोगों ने, ओके। फिर क्या हुआ, फिर क्या है कि अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल
देखो कैबिनेट जो मिशन था 24 मार्च 1946 में आया था। चलो ठीक है, तो कुल मिला के जो है इसका विच द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट, अपन को फर्स्ट ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर फेलियर ऑफ क्रिस डू और डाई कॉल मेड और पोजीशन ऑफर्ड बाय चर्चिल। तो तुम देख लो इसमें कि सबसे पहले कौन हुआ। 22 मार्च 1942, 24 मार्च। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन वाला ही इसमें आंसर होना चाहिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड 1929। तो लाहौर सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह 1917। अच्छा ध्यान रखना, अब जब गांधी जी यहाँ आ गए थे 1915, 1 जनवरी 1915 में आ गए थे गांधी जी इंडिया वापस। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम जो है पूरे देश का टूर करेंगे, उसके बाद कुछ मैटर लेंगे आगे हाथ में, क्या करना है देखेंगे। फिर चंपारण जब सत्याग्रह हुआ तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो इनका पहला यहाँ पर एक्सपीरियंस था विद इनका जो है पहला मतलब पब्लिक के साथ एड्रेस करने का जो सत्याग्रह था। चंपारण में क्या हो रहा था, चंपारण में तिनकठिया सिस्टम एक व्यवस्था थी। उसमें मसला हो रहा था कि 3/20 हिस्से में इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। 3/20 याद रखना, ठीक है। तो चंपारण सिस्टम उसमें कौन क्या हुआ, इज़ रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह। राम मनोहर लोहिया जो थे चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह में 2 चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं पूछी गई हैं, शायद आने वाले किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। पहला ये पूछा गया, याद रखना, कि गांधी जी के साथ कंपनी किसने दिया, वो तो इसी में पूछ लिया ना कि JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। तो इन लोगों ने जो है चंपारण में गांधी जी के साथ दिया। लेकिन जब कभी आप बुक पढ़ेंगे ना तो बुक में एक लाइन और लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह के जो फेमस लीडर्स थे वो कौन कौन थे। उसमें 4 लीडर्स का नाम दिया हुआ है। पहला उसमें दिया है ब्रज किशोर प्रसाद। फिर दूसरा दिया गया अनुग्रह नारायण। फिर तीसरा दिया गया है रामनवमी प्रसाद। और चौथा जो नाम दिया गया है शंभू शरण वर्मा। चौथा शंभू शरण वर्मा नाम दिया गया। ये 4 नाम दिए गए जो अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है। हो सकता है कहीं पूछ ले, क्योंकि 4 नाम दिए, 4 ऑप्शन बन जाएंगे, एक नाम हटा देगा, बोल देगा कि इसमें से कौन, ऐसे करके। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह तो कहाँ से थे, जगदीशपुर। तो सबको पता है भाई, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप फ्रॉम द हजारीबाग जेल। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण के संबंध में एक चीज़ याद रखना, इन्होंने सर्वोदय प्लान बनाया था पहला। दूसरा, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा इसमें। तो गया जो सेशन था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो चित्तरंजन दास थे। लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो 1921 में जो एक सेशन हुआ था, 1921 में सेशन हुआ था, उसके भी जो प्रेसिडेंट थे वो CR दास थे। लेकिन CR दास उस समय जेल में थे। तो जब जेल में ये थे तो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट जो थे हकीम अजमल थे, याद रखना। ये 1921 वाला कब काम आएगा, 1921 वाला तब काम आएगा कि जब क्या कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कुछ मसला हो गया था, लाइक वायलेंस हो गया था, बढ़ गया था। तो उसकी जिम्मेदारी जो थी ना पूरी गांधी जी पे ठपेली गई थी। तो जिम्मेदारी ठपेलने के लिए क्या किया था, इन्होंने एक मीटिंग करी थी। तो उसके बाद मतलब ऐसा बोला गया था, गांधी जी आप ही जो है करना है, आगे आपको कदम बढ़ाना है, आप ही इसके प्रमुख हैं। आप मतलब एक तरीके से उन्हीं पे उनको लीडर बना दिया पूरा पूर्ण रूप से, कि आप ही को डिसीजन लेना है कि क्या करना है। चलो ठीक है, मोटी बात याद रखनी है कि 1922 में तो ये खुद ही अध्यक्ष थे, लेकिन 1921 में ये अध्यक्ष थे, लेकिन ये जेल में थे। और हाकिम अजमल जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। आगे बढ़ते हैं। 76 व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द एस्टैब्लिश। ठीक है, तो ये अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो क्या है, जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको 2 चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। पहला, इंटरिम गवर्नमेंट की एक लिस्ट है, करीब 12 से 15 लोग हैं उसमें। फिर उसके बाद जब एक्चुअल गवर्नमेंट बन गई थी, है ना, उसकी एक अलग लिस्ट है। तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि इन्हीं में से एक एक पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इसमें कि थोड़ा सा समय दे करके, लाइक 1 या 2 दिन 3 दिन डेली उसको पढ़िए, थोड़ा बारा याद हो जाएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस लिस्ट के ऊपर। उसी लिस्ट से क्वेश्चन है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो
फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। बाकी इंटरिम गवर्नमेंट में 3 पोस्ट और हैं जो कि इंपॉर्टेंट और कठिन है, वो ये याद कर लीजिए। गजनफर अली जो थे उनको हेल्थ का जिम्मेदारी दी गई थी। CH भाभा जो थे वर्क माइंस पावर, WMP वर्क माइंस पावर। फिर जॉन मथाई एक थे, उनको इंडस्ट्री की जो है मिनिस्ट्री दी गई थी। ये क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 76 में बोल रहा है कि वेयर वाज द गदर पार्टी इस्टेब्लिश्ड। गदर पार्टी जो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश की गई थी। गदर पार्टी से संबंधित एक बात और याद रखिए कि उन्होंने जब एक मैगजीन पब्लिश करी थी ना, तो सबसे पहले वो गुरमुखी लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी, है ना, और उर्दू लैंग्वेज में। तो अगर आंसर पूछेगा तो उसका आंसर गुरमुखी होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हु इस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इस्टेब्लिश करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने साउथ अफ्रीका से गांधी जी को बुलाया था। और क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इंडिया हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया जो बुक है लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। तो लाला लाजपत राय जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे मैंने मतलब मेरे पास है तो बहुत कुछ बताने को, लेकिन यार सारा बता देंगे ना तो तुम बोर हो जाओगे, थक जाओगे सुन के, ठीक है। तो इतना समझो कि फ़िलहाल आंसर इसका लाला लाजपत राय है। छोटी छोटी एक दो बातें और जान लो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनी थी 1920 में, उसके जो है प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। पंजाब नेशनल बैंक जो बनी थी उसके जो ओनर थे तो वो भी लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे पंजाब नेशनल बैंक के। और क्या A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में इनका अहम योगदान है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सब तीनों में कौन पार्टिसिपेट किया, B.R. अम्बेडकर जी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो अगला 81 नंबर। अच्छा देखो ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, को तो बता सकता हूँ लेकिन शायद समझ ना आए। 81 नंबर में क्या है कि देखो log ऑफ √2 लिखा हुआ है, उसका पावर 32 लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे कि 32 को तुम लिखोगे 2/5, ठीक। और log ऑफ √2 के क्या लिखोगे, 2 की पावर 1/2, ठीक। अब क्या करोगे, हमेशा याद रखना जब कभी पावर में लिखा रहता है लॉग में, तो जो वैल्यू पावर में होती है ऊपर खोपड़िया पे, उसको उठा करके लॉग के बाहर इधर पे ले आते हैं, ठीक है। तो जो 32 है, 32 के खोपड़ी पे क्या आ जाएगा, 2/5, तो 5 आ जाएगा। 5 ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन में A और B हो गया। अब देखो 2 की पावर जो है 1/2 है, ठीक है। तो जब वो नीचे आएगा तो 5/2 हो जाएगा, ये याद रखना, है ना। कि मतलब ये रूट में जो वैल्यू है उसकी पावर 1/2 हो गई, तो वो जाकर गुणा हो जाती है, ये याद रखना। वो नीचे भाग में नहीं होती, तो 5 × 1/2 हो जाएगा वहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बाई सेलिंग 45 लेमन्स 40 अ मैन लूजेस 20%। अच्छा देखो इसको कैसे करना है। देखो 45 लेमन्स को 40 रुपये में बेचता है ना, तो उसको 20% का नुकसान हो जाता है। तो तुम क्या करोगे कि मानो कि X रुपये में बेचता है तो कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो X का 80% निकालो, तो X का 80% निकालोगे, उसको इक्वेट करो 40 के, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 50। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 45 नींबू की जो कीमत है वो 50 रुपये है, लेकिन लड़के ने क्या किया, उसको 40 में बेच दिया, तो 20% का नुकसान हो गया। अब हमें 45 नींबू की कीमत पता चल गई, याद रखना। अब इसने कहा है कि हम 24 रुपये के कितने नींबू बेचें कि 20% का लाभ हो जाए, है ना। तो अब तुम क्या करोगे, 24 रुपये में कितने नींबू बेचें कि 20% का लाभ हो जाए। तो जो 24 रुपये है वो क्या है, याद रखना, वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितने बेचे हो तुम, तो उसमें तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, 24 नींबू का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस का 20 नींबू का कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, क्योंकि 45 नींबू का तुम्हें पता है कॉस्ट प्राइस ऊपर पे। ध्यान से देखो, 45 नींबू का तुमने अभी निकाला था कि 50 रुपये के हैं, लेकिन लड़के ने क्या किया, 50 रुपये की तो उनकी खरीद है और 40 में बेच दिया, तो तभी उसको 20% का नुकसान हो गया था। तो तुम ऊपर से एक नींबू की कीमत निकाल लोगे, ठीक है। अब तुम नीचे आओ, 24 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ होना चाहिए, तो 24 क्या है तुम्हारा, वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो 18 नींबू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सपोज 24
मान के चलो कि कॉस्ट प्राइस जो नींबुओं का है, मान लेते हैं कि कुछ नींबू बेचे उसने, हमें नहीं पता कितने नींबू बेचे, ठीक है, उनका कॉस्ट प्राइस x रुपये था, ठीक है। अब x का 20% निकालोगे, x रुपये का 120% निकालो, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 120 निकाला जाता है, ठीक है। x का 120% निकालोगे तो आंसर आना चाहिए 24, तो ये आ जाएगा रुपये, उसको जो है नींबू कन्वर्ट कर लेना, कुल लगा के ऐसे करना कर लोगे। फिर अगला क्या है, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर, द टाइम इन विच इट विल पास अ पासर बाई वॉकिंग एट 4 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे करना, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, शायद ऐसे मुँह जवानी में नहीं बता पाऊँ तुम्हें, या फिर तुम्हें भी नहीं समझ में आए। इसके ट्रिक ये होता है कि जब दो व्हीकल हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनकी जो स्पीड होती है उसको सेम यूनिट में कर लो, कि एक की अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और दूसरे की स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में, तो उन दोनों की जो स्पीड है ना सेम यूनिट में कर लो, पहला काम। अब दूसरा काम क्या करोगे कि जो गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है, यानी आगे निकल रही है, ठीक है, उसको लो और दूसरी वाली गाड़ी का लो, उसमें से लंबाई घटा लो उसकी। हाँ, अब देखो लंबाई क्या है, लंबाई जितनी भी है मान लो, अच्छा लंबाई वाला नहीं है ये, ठीक है, अगर लंबाई वाला होता तो जोड़ लेते हैं, ठीक है, लंबाई जोड़ लेते हैं और फिर जो स्पीड निकलती है रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। तो इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शायद ऐसे मैं नहीं बता पा रहा यार, माफ़ करना प्लीज़। तो इसमें क्या है 84 नंबर में क्या है कि इसने क्या किया है, इसने बोला हुआ है कि रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है ये पैरेललोग्राम होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसने बोला है कि पेरीमीटर दिया है 52, तो साइड में पता चल गई अपन को 13 साइड हो गई। फिर क्या दिया है, शॉर्टर डायगोनल इज़ 10 मीटर, ठीक है, तो एक डायगोनल 10 मीटर। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखना कि जब डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो तुम ऐसे करके पाइथागोरस लगा देना तो आंसर आ जाएगा इसमें आंसर। लेकिन याद रखना आंसर इसमें 24 आएगा, इसने 12 किया है क्योंकि उसने पूरी लेंथ पूछी है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, तो डबल करना पड़ेगा, आंसर डी आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोला है कि 100 मीटर की रेस है, ए रन्स 8 किलोमीटर पर आवर, इफ़ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी। अब देखो ये ऐसे लगेगा कि बड़ा कठिन है, लेकिन हकीकत में क्वेश्चन ईजी है, बहुत कठिन नहीं है। 100 मीटर रेस है, तो ठीक है, मतलब एक बार इसको ट्राई करना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे को मैसेज करना ज़रा इस पे कमेंट में, तो फिर मैं इसको जहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूँगा। अगला क्या है, अ क्लॉक इज सेट राइट। अच्छा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी है, घड़ी में 8 बजा हुआ है इस समय, तो ये बोल रहा है कि 10 मीटर गेन करती 24 घंटे में। 10 मीटर गेन करने का मतलब ये होता है कि सोचो 24 घंटा जब बीत जाएगा, जब और 8 बजा है अभी, और मान लेते हैं 24 घंटे में फिर से 8 बजेगा, तो जब 24 घंटा बाद फिर से ये 8 बजाएगी तो 8 नहीं बजाएगी, उस समय हकीकत का टाइम हुआ होगा 7:50, लेकिन ये दिखाएगा 8 बजे, क्योंकि 10 मिनट गेन किया है ना। जब गेन करने का मतलब ये होता है कि उतना समय नहीं हुआ होता है, लेकिन ये आगे दिखाता रहता है। तो इसका इस तरीके से निकालेंगे आप, तो इसका आएगा आंसर 48 मिनट पास्ट 12 नून, यानी कि 12:48 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब देखो इसका 87 को कैसे करते हैं। 87 के जब कभी भी इस टाइप के पैटर्न तुम्हें दिखाई पड़े जो रिपीट हो रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग जो रिपीटेड वैल्यू होती है उसको x मान लेते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे इसमें, तो 2 - 1 बाई, पूरा फिर से मिल गया ना, 2 - 1 बाई ऐसे करके, तो तुम क्या करोगे 2 - 1 बाई x लिखोगे इसको, 2 - 1 बाई x। ये क्या है, शुरुआत में क्या करोगे, इसको इस पूरे को x की इक्वल टू रखोगे ऐसे, फ्री एंड x इक्वल टू दिस, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 - 1 बाई x, तो ये उधर जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2। अब ये जो इक्वेशन आई ये वाली, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू चेक कर लो, वैल्यू पुट कर लिया करो फट से। 0 तुम रख नहीं सकते, इन्फिनिटी दिखा देगा। 2 तुम रख नहीं सकते, -1 तुम रख नहीं सकते, आंसर आएगा 1। 1 + 1 = 2, ठीक है। तो ठीक है, चलो 87 के बाद 88 नंबर। हाउ मैनी नंबर्स डिविज बिटवीन 200 600 और डिविजिबल बाई 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 4 5 6 का लासा ले लेंगे, 4 × 5 = 20
और 20 23 60, 60 इसका लासा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 60 के वो सारे मल्टीपल जो 200 और 600 के बीच में, उनको गिन लेंगे। आंसर आएगा 6 बार, 6 चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि पहला मल्टीपल क्या मिलेगा, 240, दूसरा 360, सॉरी 240, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो दूसरा मिलेगा 300, 6 पंचे 36, 360, ऐसे करके हम गिन लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला हुआ है कि इफ़ एन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इसका आंसर बताइए किससे डिविजिबल होगा। जब कभी भी ऐसे सवाल आया करें तो सबसे पहले क्या किया करो, सबसे पहला काम क्या किया करो, चेक कर लिया करो वैल्यू पुट करके। n बराबर 0 रखो, आंसर क्या आएगा, a की पावर 0 1, आंसर आएगा 0। ठीक है, n बराबर 1 रखो, जब n बराबर 1 रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर वाले एक्सप्रेशन का 17। n बराबर 2 रखो तो इसका आंसर आएगा 1465। इसने ये कहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा किससे डिविजिबल रहेगा, तो पहला वाला जब रहेगा 0 तो 0 भी 17 से भाग कर दो तो 0 आ जाएगा। पहला 17, 17 को 17 से भाग कर दो तो 1 आ जाएगा। 1465 आएगा, उसको 17 से भाग कर दो तो डिविजिबल हो जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से इसको चेक करके किया जाता है जब कभी भी ऐसे सवाल आए। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स 25 एट 600 एंड सम ऑफ द नंबर्स, ऐसे करके। तो इसने क्या किया, कुल मिला के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो है जो फार्मूला होता है उसको लगवा रहा है। ठीक है, किसी ने ऐसा किया भी है, तो ऐसे करके करना है, इसको आंसर आ जाएगा इसका सी। फिर देखो इसमें क्या है, अच्छा इस मॉक पेपर को लगाने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, ये बात जान लो, लेकिन इसमें जो साइंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 ठो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्यों अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी ने भी ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ है, जिसमें पूछा हुआ था कि जो खाना होता है वो जल्दी कैसे पक जाता है प्रेशर कुकर में, ऐसा उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। और वैसे ही इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, इस वजह से मेरे को ये सही लगा, इसका साइंस सेक्शन बढ़िया लगा मुझे। आगे करते हैं हम लोग सॉल्व। इफ़ अ फेदर रबर बॉल, ऐसे करके पहला जो क्वेश्चन उसको आप पढ़िए, उसका मतलब ये है कि अगर हम रबर बॉल और वुडन बॉल और ऐसे करके 2-3 चीज़ें हैं उनको साइमल्टेनियसली फेंकेंगे वैक्यूम में, तो कौन पहले पहुंचेगा। तो समझ लीजिए कि जब वैक्यूम होती है तो उसको किसी भी सामान पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता है, कोई प्रतिरोधक फोर्स नहीं लगता है ना, तो इस वजह से सब एक साथ इकट्ठे गिरेंगे, तो आंसर डी आ जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, सोप फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम, इट शोज ब्यूटीफुल कलर्स, द फिनोमेना इज ड्यू टू। तो कह रहा है कि साबुन के झाग में जब हम लोग नहीं बुलबुला बनाते हैं तो वो कलरफुल उसमें दिखाई पड़ता है, तो कलर कहाँ से आता है, तो उसका आंसर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये याद रखना है, छोटा छोटा चीज़ है, बहुत ही काम आता है, एक बार रट लेंगे तो सब पेपर में हेल्प मिल जाएगी। अगला 93 नंबर, द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज। अब देखो न्यूक्लियस का जो मास होता है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ देने से मास मिल जाता है, याद रखना हमेशा। एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ अभी, क्या है, देखो ये, चलो इसको कर लेते हैं, बताते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट। अब देखो याद रखना, सीमेंट का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सिलिका नहीं होती, लाइम स्टोन होता है। हाँ ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 11th में पढ़ाया जाता है लेकिन ये वाला 94। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब प्रोटॉन्स सेम होते हैं ना तो ये कहा जाता है कि द मास नंबर आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, तो क्या होता है कि जो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर होता है वो सेम हो जाता है। तो आइसोटोप किसे कहते हैं, ऑफ एलिमेंट डिफर इन द मास नंबर। जो आइसोटोप्स होते हैं उनका मास अलग अलग होता है। एग्जांपल कैसे याद रखोगे, मान लो भूल जाओगे दोबारा में, तो आइसोटोप ऐसे याद रखो कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसमें क्या होते हैं, हम लोग आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। आइसोटोप्स मतलब यूरेनियम 235, यूरेनियम 239 ऐसे करके। तो उसमें क्या होता है, मास नंबर दोनों का अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड, ये फेमस क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करें उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तो आंसर इसका ट्रिपल पॉइंट। इसमें आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना, ऊपर तो था एक क्वेश्चन, इल्मेनाइट पूछा हुआ था, इल्मेनाइट टाइटेनियम का ओर था, इसमें एल्यूमिनियम का ओर जो है बॉक्साइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ पीएच वैल्यू मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब क्या होता है कि वो बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, और एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है शायद, 6677। एसिड रेन चेक कर लेना एक बार भाई फिर से, वैसे लेस देन 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 99,
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट ऑप्शन, हम लोगों को गलत ढूंढ के निकालना है। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये सही है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, दोनों होते हैं, इस वजह से वो न्यूट्रल होता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज एंड हैव निग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं, बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऊपर हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन था अभी, हाँ, कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। आइसोटोप्स आर यूजफुल एज न्यूक्लियर फ्यूल, अभी मैंने बताया था कि आइसोटोप यूज़ किया था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 100, तो इसमें बोला हुआ है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। इनकरेक्ट कैसे ढूंढोगे? टेफ्लॉन वाला हम सबको पता ही होता है कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन लगा हुआ रहता है, ठीक है। एक्रिलिक इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, तो यही गलत है। आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है उसको रेयान को कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क, है ना। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉटन बट हैज शाइन लाइक सिल्क। तो अभी 100 क्वेश्चन हो गया, अब ज़्यादा अपन नहीं करेंगे, इस यूनिट में 100 तक ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।